नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे राजस्थान फायर सर्विस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 45। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि सक्शन रिंच का आईएस कोड कितना होता है। ऑप्शन ए 4683, ऑप्शन बी 5612, ऑप्शन सी 3582 और ऑप्शन नंबर डी है 11057। इन चार ऑप्शन में हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। सक्शन रिंच का आईएस कोड कितना होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4683। जो आईएस कोड है वो किसका होता है? सक्शन रिंच का होता है। और अगर हम बात करें 5612 के बारे में, 5612 जो आईएस कोड है वो होता है होज क्लैंप एंड होज बैंडेज का। फिर उसके बाद है 3582 आईएस कोड होता है बास्केट स्ट्रेनर का। बास्केट स्ट्रेनर जो छलनी होती है बास्केट, उसका आईएस कोड कितना होता है? 3582। देखिए, स्ट्रेनर जो है वो एक छालने का, पानी जो होता है उसको छालने का यंत्र होता है। जब भी हमें जोड़ से तालाब, झील, नदी, नहर से पानी लेना होता है तो उस दौरान पानी को छान करके लेते हैं। तो जो छानने वाला यंत्र होता है वो होता है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है मेटल स्ट्रेनर और दूसरा होता है बास्केट स्ट्रेनर। बास्केट स्ट्रेनर का यूज पुराने समय के अंदर किया जाता था। जो सहतूत की लकड़ी होती थी उसको पानी के अंदर अच्छे से भिगो करके और बीच में से फाड़ करके और कुछ इस तरीके से उसको आकार दे दिया जाता, इस तरीके का, ठीक है। और इस प्रकार इसके अंदर आड़ी टेढ़ी जो लकड़ियां हैं वो डाल दी जाती। आगे की तरफ रस्सी के माध्यम से सक्शन होज को जोड़ दिया जाता और जब भी पानी लेना होता जोड़, तालाब, नदी, नहर, झील से, तो उस दौरान जो कचरा होता है, प्लास्टिक के टुकड़े वगैरह, वो इसके अंदर की तरफ नहीं जाते, क्योंकि ये छोटे छोटे जो छिद्र हैं ये पॉलीथीन के टुकड़े वगैरह को क्या करता? छान करके और पानी आगे की तरफ भेजने का काम करता था। तो इसलिए स्ट्रेनर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है बास्केट स्ट्रेनर और दूसरा होता है मेटल स्ट्रेनर। अगर हम बात करें मेटल स्ट्रेनर के बारे में, तो मेटल जो स्ट्रेनर है उसके अंदर लगभग 900 से 1200 छेद हो सकते हैं। कितने? 900 से 1200 छेद उसके अंदर होते हैं। यह प्लास्टिक का भी बना हो सकता है और धातु का भी बना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्रेस गैस एंड क्रायोजेनिक फ्लूइड का एनएफपीए कोड कितना होता है? ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन नंबर डी है 30। तो इनमें से कौन सा आंसर इसका होगा? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 55। जो एनएफपीए कोड है वो किसका होता है? कंप्रेस गैस एंड क्रायोजेनिक फ्लूइड का एनएफपीए कोड होता है। अगर हम बात करें 54 के बारे में, 54 जो एनएफपीए कोड है वो किसका होगा? तो वो होता है नेशनल फ्यूल गैस कोड। लिख लेंगे नेशनल फ्यूल गैस कोड। और उसके बाद हम बात करें 50-50 के बारे में, तो बल्क ऑक्सीजन जो सिस्टम होता है एट कंज्यूमर साइट, तो उसका एनएफपीए कोड कितना होगा? 50। लास्ट अपने पास में 30 जो एनएफपीए कोड होता है वो कंबिस्टेबल एंड फ्लेमेबल एंड कंबिस्टेबल जो लिक्विड होता है उसका एनएफपीए कोड कितना होगा? 30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी होती है? तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी होती है? ऑप्शन ए अपने पास में चिकित्सक को बुलाना, ऑप्शन बी प्राथमिक चिकित्सा, ऑप्शन सी गहन देखभाल और ऑप्शन नंबर डी है चिकित्सा उपचार। तो इन चार ऑप्शन में से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि तत्काल जीवन रक्षक जो प्रक्रिया है वो कौन सी होगी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक जो चिकित्सा है वो, फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है? तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, क्लोराइड एंड
ब्रोमो क्लोरोडिफ्लोरोमीथेन कौन से अग्निशमक यंत्र के अंदर भरा जाता है? ऑप्शन ए CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, बी फोम टाइप, सी DCP टाइप और ऑप्शन नंबर डी है हेलोन टाइप। तो इन चार ऑप्शन में हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि कौन से फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोडिफ्लोरोमीथेन अग्निशमन के अंदर इस गैस का यूज लिया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेलोन जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर यह गैस भरी जाती है। अगर मैं बात करूं CO2 के अंदर, तो CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शुष्क बर्फ के नाम से भी, ठोस बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद में आता है फोम। फोम टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर फोम भरा होता है। उसके बाद आता है DCP, ड्राई केमिकल टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये जिसमें सूखा पाउडर भरा होता है। तो वह पाउडर की मैं बात करूं तो मोनोअमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर इसके अंदर भरा होता है। और लास्ट अपने पास में हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसी के बारे में इसने पूछा गया। अगर पूछ लिया जाए कि हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर को कब बंद किया गया, तो 2003 के अंदर इस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर बैन लगा दिया गया, इसको बंद कर दिया। हेलोन 1301 जो गैस है हेलोन, उसका NFPA कोड की मैं बात करूं तो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के अनुसार हेलोन 1301 गैस का NFPA कोड कितना होगा? तो वो होता है 12A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग के 3 मुख्य कारक कौन से होते हैं? ऑप्शन ए उष्मा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ईंधन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी ईंधन, तापमान, ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इनमें से आग के लिए 3 कारक मुख्य रूप से कौन से होते हैं वो हमें सिलेक्ट करना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन आग को लगने के लिए मुख्य रूप से कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि IRS का विस्तृत रूप या फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए इंडियन रिमोट सैटेलाइट, ऑप्शन बी इंडियन रिमोट सर्विस, सी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो IRS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये IRS की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरा के अंदर आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि जो यांत्रिक खतरे हैं उनके अंदर कौन सा आता है। ऑप्शन ए कंपन, बी विषैला, सी अकुशल और ऑप्शन नंबर डी है अनगार्डेड मशीन। तो कौन सा यांत्रिक खतरे के अंदर आता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनगार्डेड मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है TEL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, बी ट्राई इथाइल ऑक्सिलरी लेबल और ऑप्शन नंबर सी है ट्राई इथाइल टेस्ट लेबल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि TEL का पूरा नाम क्या होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, इसे TEL की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज का वह स्थान जहां पर कीचड़, पानी व घास से मुलायम बनाया जाता है, यानी कि एयरपोर्ट, हवाई अड्डा जो होता है उसके अंदर एक क्षेत्र ऐसा बनाया जाता है जो कि कीचड़, पानी और घास फूस के माध्यम से उसको मुलायम बनाते हैं। तो उस एरिया को, उस क्षेत्र को किसके नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए हैंगर, ऑप्शन बी एप्रोन, सी टेरेस स्पेस और ऑप्शन नंबर डी है मर्सी एरिया। तो उस एरिया को किसके नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मर्सी एरिया के नाम से उस क्षेत्र को, उस जगह को जाना जाता है। जब भी जो जहाज होती है, विमान होता है, उसका जो टायर है वो बाहर की तरफ निकलना बंद कर देता है या काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या किया जाता है? जब भी प्लेन को नीचे एयरपोर्ट, हवाई अड्डे क्षेत्र के अंदर उतारा जाता है तो उस दौरान इस मर्सी एरिया के अंदर उतारा जाता है
क्योंकि यह क्षेत्र कीचड़, पानी और घास फूस के माध्यम से मुलायम बनाया जाता है और उस जहाज को पेट के बल उतारा जाता है, क्योंकि उसका आगे का टायर जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इसी कारण से उसे कीचड़, पानी और घास फूस का जो क्षेत्र होता है, मर्सी एरिया, उसके अंदर पेट के बल उतारा जाता है ताकि यात्रियों को और प्लेन को कोई नुकसान ना हो। तो उसी क्षेत्र के बारे में पूछा है, तो उसको क्या कहा जाता है? मर्सी एरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि वेंटिलेशन का प्रयोग किसको बचाने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए धुएं से बचने के लिए, बी पानी से बचने के लिए, सी आग से बचने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है लिक्विड द्रव से बचने के लिए। तो वेंटिलेशन किससे बचने के लिए हम करते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धुएं से बचने के लिए हम वेंटिलेशन करते हैं। पूछा जाए वेंटिलेशन के कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार होता है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है यांत्रिक। प्राकृतिक की मैं बात करूं, नेचुरल वेंटिलेशन, जिसके अंदर जब भी बिल्डिंग में आग लगती है तो आग लगने के पश्चात जो धुआं होता है उसको खिड़की, दरवाजे वगैरह खोल करके बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, तो वो होता है प्राकृतिक वेंटिलेशन। ठीक है, नेचुरल वेंटिलेशन। और यांत्रिक की मैं बात करूं तो बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे यंत्र होते हैं जिसके माध्यम से हमें जो बिल्डिंग के अंदर आग लगती है तो उस धुआं को बाहर की तरफ निकाला जाता है। देखना, जैसे ये अपने पास में एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर हमने एक इस स्थान के ऊपर फैन लगाया, ठीक है, दूसरा इस स्थान पे ऊपर एक फैन लगा दिया। अब क्या होता है कि जब भी इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी, फॉर एग्जांपल यहां पे आग लगी, तो आग लगने के पश्चात इस फैन को हम स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है एग्जॉस्टर फैन और ये होता है जस्ट जेट फैन। आग की धुआं जो लपटें हैं ऊपर की तरफ उठेंगी तो तुरंत हम इस जेट फैन को स्टार्ट कर देंगे। यहां से जो धुआं है वो सारी ये जो जेट फैन है वो सोख लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ, और इस सामने वाला जो एग्जॉस्टर फैन होता है इसकी तरफ भेजने का काम करता है। फिर यहां से तुरंत इस एग्जॉस्टर फैन को चला दिया जाता है। अब ये अंदर की तरफ से जो धुआं थी उसको खींच करके और बाहर के वातावरण के अंदर छोड़ देता है। तो ये जो है यंत्रों के माध्यम से ये जो क्रिया की गई तो वो कौन सी होती है? मैकेनिकल वेंटिलेशन कहलाता है। तो वेंटिलेशन के दो प्रकार होते हैं। ये थी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।